टॉम्स इंडस्ट्री स्टेशनरी इंडस्ट्री में एक काफी पॉपुलर नाम है। इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने डाइपर्स बेच के 36 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न किया। कंपनीज ग्रोथ के लिए कई बार डाइवर्सिफिकेशन का रूट लेते हैं, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पिवट है। डॉम्स इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली फाइनेंशियल 26 का क्वार्टर 1 रिजल्ट भी अनाउंस किया। कंपनी ने इस पीरियड में 562 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। ये 26.4% का ईयर ऑन ईयर और 10.5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डॉम्स इंडस्ट्री का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम कंपनी का परफॉर्मेंस उसके कंपटीटर फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज से कंपेयर करेंगे। हम कंपनी के बेबी हाइजीन सेगमेंट के डाइवर्सिफिकेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसा मैंने बताया, डॉम्स इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में 562 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न किया। ये 26.4% का ईयर ऑन ईयर और 10.5% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी ने 98 करोड़ रुपीस का इबिट्टा भी रिपोर्ट किया। ये 14.3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 17.6% था, जो मैनेजमेंट के 16.5 to 17.5% गाइडेंस के अपर एंड पे है। कंपनी ने 59 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी रिपोर्ट किया। कंपनी का पैट मार्जिन 10.5% था, जो मैनेजमेंट के गाइडेंस के 10 to 10.5% रेंज में था। मैनेजमेंट के हिसाब से इस ग्रोथ का कारण वॉल्यूम ग्रोथ और एवरेज सेलिंग प्राइस में राइज है। मैनेजमेंट ने सेलिंग प्राइस में राइज का कारण रिचर प्रोडक्ट मिक्स बताया, खासकर की किट्स, कॉम्बोज और ऑफिस सप्लाईज सेगमेंट्स में। कंपनी के बढ़ते एक्सपोर्ट्स ने भी कंपनी के इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट किया। तो कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स ने ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन इन सेगमेंट्स ने इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म किया, चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, डॉम्स इंडस्ट्रीज के 3 मेजर रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं: स्कोलास्टिक स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज और न्यू बिजनेसेस। इन तीनों सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले स्कोलास्टिक स्टेशनरी। इस सेगमेंट में स्टेशनरी, आर्ट और किट्स एंड कॉम्बोज इंक्लूडेड हैं। इस सेगमेंट का डिमांड थ्रू आउट द ईयर रहता है, लेकिन बैक टू स्कूल डिमांड के कारण इस सेगमेंट में सीजनल स्पाइक भी दिखता है। मैनेजमेंट ने कहा कि इस सेगमेंट का ग्रोथ वीक था। कंपनी ने इस सेगमेंट के लिए केपेक्स किया है, लेकिन इस केपेक्स का अभी तक मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं दिखा है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि इस सेगमेंट के किट्स एंड कॉम्बो सेक्शन में बैक टू स्कूल डिमांड के कारण स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है। कंपनी का दूसरा सेगमेंट है ऑफिस सप्लाईज। इस सेगमेंट में पेन्स और हाइलाइटर्स का परफॉर्मेंस सबसे स्ट्रॉन्ग था। कंपनी के सीएफओ ने कहा कि पेन मार्केट में करंटली कंपनी के पास सिर्फ 2 to 4% मार्केट शेयर है। कंपनी को इस स्पेस में मार्केट शेयर ग्रो करने के लिए इफेक्टिव केपेक्स की जरूरत होगी। इसके अलावा कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड रिकॉग्निशन भी बढ़ाना होगा। इसीलिए कंपनी 5 to 10 रुपीस के एंट्री प्राइस पॉइंट्स को पहले टारगेट कर रही है। इस सेगमेंट में यूजुअली स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको टारगेट करके कंपनी बेटर रिपीट रेट्स अचीव करना चाहती है। इस सेगमेंट पे प्रेजेंस बनाने के बाद कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में एक्सपैंड करना चाहती है। कंपनी के न्यू बिजनेसेस में हॉबी एंड क्राफ्ट और हाइजीन सेगमेंट मेजर सेक्शंस हैं। हॉबी एंड क्राफ्ट सेक्शन की बात करें तो कंपनी के रीसेंट एडहेसिव कैपेसिटी एडिशन और नए प्रोडक्ट डिजाइन के कारण इस सेगमेंट को बेनिफिट मिला है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि इस सेगमेंट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। मैनेजमेंट इस सेगमेंट से अब वन ऑफ स्पाइक्स की जगह स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने सितंबर 2024 में यूनिक्लैन हेल्थ केयर अक्वायर किया। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी ने हाइजीन सेगमेंट एंटर किया। जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में इस सेगमेंट ने 36 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इस सेगमेंट के लिए करंट क्वार्टर सॉफ्ट था, क्योंकि समर्स में बेबीज यूजुअली कम लेयर्स पहनते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस सेगमेंट का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा। इस ग्रोथ का कारण वेट वाइप्स में केपेक्स और अनसीजनल रेंज के कारण डिमांड इंक्रीज था। इन सेगमेंट्स के अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस ज्योग्राफिकली भी डिवाइड किया जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट्स में कंपनी का रीजनल स्प्रेड काफी इवन है। कंपनी के सेल्स का 28% नॉर्थ, 33% वेस्ट, 17% ईस्ट और 22% साउथ इंडिया से आता है। इस इवन स्प्रेड के कारण कंपनी अलग अलग रीजन्स के सीजनल डिमांड फॉल से डील कर सकती है। अब ये तो था कंपनी का इंटरनल परफॉर्मेंस। चलिए अब कंपनी का परफॉर्मेंस इसके कंपेटिटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। स्टेशनरी स्पेस में फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज डॉम्स इंडस्ट्रीज का क्लोज कंपेटिटर है, तो हम इन दोनों कंपनीज का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में फ्लेयर का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 16.8% ग्रो हुआ और 288 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। डॉम्स ने सेम पीरियड में 26.4% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 562 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। फ्लेयर का रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों ही डॉम्स से कम है, मतलब फ्लेयर डॉम्स से छोटे स्केल पे ऑपरेट करती है और कंपनी का ग्रोथ भी स्लो है। लेकिन इस छोटे स्केल और स्लो ग्रोथ के बावजूद फ्लेयर का 17.2% का इबिट्टा मार्जिन डॉम्स के 17.6 के काफी पास है। मतलब दोनों कंपनीज का ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी सिमिलर है। फ्लेयर का सेगमेंट परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी एग्जिस्टिंग या फेमिलियर डोमेन्स में एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के क्रिएटिव सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 77% बढ़ा
और 65 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस सेगमेंट ने कंपनी के ओवरऑल क्वार्टरली रेवेन्यू में 22% कंट्रीब्यूट किया। इस सेगमेंट में कंपनी पेंसिल्स, इरेजर्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस और आर्ट किट सेल करती है। यह सेगमेंट करंटली 70% इन हाउस प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रही है। फ्लेयर आने वाले क्वार्टर्स में इस सेगमेंट में 80 to 85% इन हाउस प्रोडक्शन अचीव करना चाहती है। पेन्स फ्लेयर का कोर बिजनेस है, लेकिन इस सेगमेंट में बस 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज फ्लेयर ब्रांड के अंडर पेन्स बेचता है। साथ ही साथ कंपनी दूसरे ब्रांड्स के लिए पेन्स मैन्युफैक्चर भी करती है। फ्लेयर ब्रांड के पेन्स कंपनी के ओन ब्रांड पेन्स हैं, जिसका हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ। दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड पेन्स OEM पेन्स होते हैं, जहां कंपनी ने शार्प डिक्लाइन फेस किया। कंपेयर करें तो डॉम्स के केस में पेन सेगमेंट का ग्रोथ फ्लेयर से बेटर है। फ्लेयर स्टील बॉटल्स और हाउसवेयर भी सेल करता है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 55% ग्रो हुआ और 13 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू लगभग 12 to 13 करोड़ के पास ही स्टैग्नेंट हो चुका है। देखो दोस्तों, स्टेशनरी के कंपैरिजन में बॉटल्स और हाउसवेयर्स का रिपीट रेट कम होता है। लोग यूजुअली ये आइटम्स कुछ सालों तक तो चलाते ही हैं, और फ्लेयर का इस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस भी नहीं है। इस लो रिपीट रेट और वीक ब्रांड वैल्यू के कारण कंपनी का ग्रोथ फ्लैट रहा है। दोनों कंपनीज के स्ट्रेटेजिक स्टेप्स काफी अलग हैं। एक तरफ फ्लेयर अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एडजेसेंट सेगमेंट्स में ग्रो और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, वही डॉम्स एक पूरी तरह से अलग कैटेगरी में डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन दोनों कंपनीज के एक्सपेंशन का गोल सेम है। दोनों कंपनीज स्टेशनरी इंडस्ट्री के सीजनल डिमांड पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। फ्लेयर बॉटल्स एंड हाउसवेयर सेगमेंट के थ्रू ये गोल अचीव करना चाह रहा है, और डॉम्स बेबी हाइजीन स्पेस में एंटर कर रहा है। और डॉम्स का एक्सपेंशन एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेबी हाइजीन इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेते हैं। इंडिया का बेबी डायपर मार्केट लगभग 10,000 करोड़ रुपीस का है, और ये मार्केट एनुअली डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ का रीजन इंडिया का बर्थ रेट। इंडिया में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बेबीज पैदा होते हैं, इसलिए इंडिया में बेबी हाइजीन प्रोडक्ट्स का एक कांस्टेंट डिमांड रहता है। लास्ट 5 to 6 ईयर्स में इंडिया में डिस्पोजेबल डायपर्स का पेनिट्रेशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये 60% से कम है, और ये डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब इस सेगमेंट में प्लेयर्स के लिए काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, और ये इंडस्ट्री सेगमेंटेड भी है। पैम्पर्स और हगीज जैसे ब्रांड्स इस स्पेस के प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं। इनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव मार्केटिंग और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इक्विटी है। मास मार्केट में मैमी पोको प्राइस और हाई सप्लाई के थ्रू डोमिनेट करता है। इसके अलावा कई लोकल प्लेयर्स भी हैं जो मास मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब दोनों सेगमेंट्स में डॉम्स को काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना होगा। इसके अलावा एक मिडिल सेगमेंट भी है, जहां कस्टमर्स क्वालिटी कॉन्शियस भी हैं और प्राइस कॉन्शियस भी। ये एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और डॉम्स के लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग हाइजीन अवेयरनेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ता प्रेफरेंस डॉम्स के लिए एक ग्रोइंग मार्केट क्रिएट करता है। इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए डॉम्स ने सितंबर 2024 में यूनिक्लैन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में 51.8% स्टेक अक्वायर किया था। इस एक्विजिशन से कंपनी को एक बड़ा बेनिफिट मिला। एक हाइजीन बिजनेस स्क्रैच से सेटअप करना बहुत मुश्किल हो सकता है। नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने में कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में कई साल लग जाते। इस एक्विजिशन के थ्रू कंपनी ने यूनिक्लैन का एस्टैब्लिश्ड बिजनेस अक्वायर कर लिया और अपने रिसोर्सेज और टाइम सेव कर लिए। ये एक्विजिशन ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स पेनिट्रेशन से भी बेनिफिट कर सकता है। इन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेप्टेंस, कन्वीनियंस, प्रोडक्ट वैरायटी और डिटेल रिव्यूज के कारण बढ़ रहा है। और तो और यूनिक्लैन के सेल्स में 35% से ज्यादा Amazon, फ्लिपकार्ट और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब इस स्पेस में कंपनी का ब्रांड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। बेबी हाइजीन में भी सीजनैलिटी है। समर मंथ्स में इंक्रीज्ड आउटडोर एक्टिविटीज और लाइट क्लोथिंग के कारण इस सेगमेंट का डिमांड वीक होता है। लेकिन डॉम्स के लिए इस पीरियड का बेबी हाइजीन सेगमेंट का वीकनेस कंपनी स्टेशनरी सेगमेंट से कवर कर सकती है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में डॉम्स के बेबी हाइजीन सेगमेंट ने 36 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। इसका कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में 6.4% का कंट्रीब्यूशन था। ये एक वीक नंबर लग सकता है, लेकिन ये क्वार्टर यूजुअली इस सेगमेंट के लिए वीक होता है। इस हिसाब से इस सेगमेंट का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं था। इस सेगमेंट के सेल्स में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन वेस्ट इंडिया का है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर, राजस्थान में है। डॉम्स के हाइजीन सेगमेंट ने ईयर ऑन ईयर 40% का ग्रोथ भी रिकॉर्ड किया। इस ग्रोथ का कारण कैपेसिटी एक्सपेंशन और अर्ली मॉनसून था। मॉनसून और विंटर्स में बेबी हाइजीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए इस सेगमेंट को इस सीजनल शिफ्ट से बेनिफिट मिला। अगर कंपनी ये ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाती है तो 2 to 3 इयर्स में इसके ऑपरेशंस का इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंसेस में भी दिख सकता है। अगर मार्जिन्स देखें तो फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 1 में इस सेगमेंट का EBITDA मार्जिन लगभग 7% था। ये फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर 4 के 8.5 to 9% से कम था। लेकिन जैसा मैंने बताया, मॉनसून और विंटर मंथ्स में बेबी हाइजीन प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा रहता है और समर मंथ्स में ये डिमांड कम हो जाती है।
लेकिन मैनेजमेंट इस सेगमेंट से 8 to 9% मार्जिन एक्सपेक्ट कर रही है, तो करंट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के रेंज में ही है। इस एक्विजिशन से कंपनी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के कोर स्टेशनरी बिजनेस का EBITDA मार्जिन 17.6% है। एक्विजिशन के पहले यही कंपनी का भी EBITDA मार्जिन था, लेकिन बेबी हाइजीन सेगमेंट का 8 to 9% मार्जिन कंपनी के ओवरऑल EBITDA मार्जिन को 17.6% से कम कर सकता है। ये तो था डॉम्स का स्टेशनरी यूनिट और कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन का करंट कंडीशन। चलिए अब कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। अब तक हमें ये तो समझ आ गया है कि डॉम्स इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू स्टेशनरी बिजनेस का सीजनैलिटी अवॉइड करना चाहता है। कंपनी इस डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक्सपेंशन भी प्लान कर रही है। इस एक्सपेंशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का 44 एकड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपेंशन होगा। मैनेजमेंट फर्स्ट बिल्डिंग का हैंडओवर फाइनेंशियल 26 के थर्ड क्वार्टर तक एक्सपेक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वार्टर के एंड तक इनिशियल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन भी है। इस केपेक्स के थ्रू कंपनी एक मिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने वाली है, जिसमें राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एडहेसिव्स और शायद हाइजीन प्रोडक्ट्स तीनों ही मैन्युफैक्चर होंगे। आपको क्या लगता है, क्या डॉम्स अपने एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स को सपोर्ट कर पाएगा? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी की जगह एक चैलेंज बन जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।